नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुर्खियों में सबसे बड़ी सुर्खी स्कूलों से संबंधित है। स्कूलों और कॉलेजों के संदर्भ में हमने आपको कहा था कि शिक्षा विभाग ने एक एग्जिट प्लान तैयार किया है, उसी से जुड़ी ये खबर है। तीसरे लॉकडाउन की अवधि 17 को समाप्त होगी, उसके बाद चौथा लॉकडाउन किस तरह से रहेगा उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री ने आज एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, यानी सीएम को सौंपी है। उसी के आधार पर हम एक आपके लिए एक सुर्खी लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो भी राज्य सरकार तैयार है, और यदि लॉकडाउन हटता है तो भी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चलेगी उसके लिए भी मानसिक तौर पर शिक्षा विभाग तैयार है। और शिक्षा विभाग के तमाम अफसरों को इसलिए अलर्ट कर दिया है, सावधान कर दिया है कि लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है तो क्या शिक्षा प्रणाली रहेगी। तो हम आपको बता दें, यदि लॉकडाउन नहीं हटता है तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी शिक्षा विभाग के माध्यम से टाई अप होगा, ताकि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके। क्योंकि अभी तक दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से घर घर पढ़ाई का माहौल तैयार किया जा रहा है राज्य सरकार के आह्वान पर। यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी संपर्क साधकर शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए उसकी मदद ली जा सकती है। चूँकि आज शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ भी आज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एक बैठक भी करी है। उस बैठक के दौरान भी महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। तो जो फैसले हुए हैं वो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हमने फ़िलहाल एक एग्जिट प्लान तैयार किया है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है उस एग्जिट प्लान को लेकर क्या व्यवस्था रहेंगी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल अगर लॉकडाउन हटता है तो शिफ्ट के हिसाब से स्कूली बच्चों की पढ़ाई होगी। जहाँ पर 20 बच्चे हैं यानी प्राइमरी स्कूलों में, वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हैं, यानी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। यदि 20 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से पढ़ाई होगी, यानी कुछ बच्चों को सुबह के वक्त पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा, जबकि कुछ बच्चों को इवनिंग टाइम पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। अब ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है और इस सारे समय में सबसे पहले बंद होने वाले शैक्षणिक संस्थान थे, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और छोटे बच्चों को हम जो है वो महामारी या संक्रमण के प्रति जो है वो उनको खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उससे जो है वो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। उसके बाद आजकल हम उनकी पढ़ाई भी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसका जो है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है इसका शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। क्योंकि लर्निंग आउटकम्स के लिए बच्चों की आवश्यक है कि वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ जो है सीखते पढ़ते रहें। लॉकडाउन में वो प्रोसेस बंद हो गई थी, इसलिए हमने उसको ऑनलाइन प्रारंभ किया। फिर हमने दूरदर्शन को एंगेज किया है इसमें। अगर ज़्यादा दिन लॉकडाउन चला तो हम ऑल इंडिया रेडियो को भी जो है इसमें एंगेज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमसे भी जो है वो एक कहा था कि भी आप स्कूलों को कैसे जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, उसका प्लान दें। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्लान दिया है। उससे पहले हमने मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षा विभाग की सारी समीक्षा भी की, जिसमें आज भी हमारे जो बैठक में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव आए थे, वो पूरी प्लान जो है वो बना करके आए हैं, जिसमें हम 10वीं और +2 के पेपर्स हमने विभिन्न सेंटर्स में पहुंचा करके अध्यापकों तक पहुंचा दिए हैं। चेंज है इसमें कि स्पॉट इवैल्यूएशन की जगह अध्यापक को ही पेपर दिए गए हैं, वो चेक करके 10 दिन में वापस करेगा। चेंजेस ना आ सके, इसलिए ये नया प्रयोग इस बार कर रहे हैं और तुरंत हम रिजल्ट निकालेंगे।
+2 में हमारे पेपर्स जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स के हैं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में वो पूरे हो चुके हैं। ह्यूमैनिटीज में हमारा एक पेपर सिर्फ ज्योग्राफी का रहता है जो कंपलसरी है। दूसरे सब्जेक्ट में है वो कंप्यूटर साइंस और योगा का है, और वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें एक हमने जो है वो एजुकेशन बोर्ड द्वारा प्रॉपर स्कीम जो है स्ट्रेटेजी बनाई गई है। प्रैक्टिकल के मार्क्स बोर्ड के पास आ गए हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आ गए हैं, थ्योरी के मार्क्स जो है वो एक प्रैक्टिकल जो है वो स्ट्रेटेजी के अनुसार जो है वो हम प्रोरेटा बेसिस पर जो ये मार्क्स आए हैं, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बच्चों को देंगे। इसलिए जैसे लॉकडाउन फोर्स होगा उसमें अगर रिलैक्सेशन मिलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, तो हम उस पेपर को जो है वो बच्चों का करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, और हमारे 210 सेंटर हैं उसमें बड़ी आसानी से जो है वो मेंटेन हो सकती है। हमारी अगली खबर गोवा से जुड़ी है। गोवा में भी हमारे कुछ हिमाचली फंसे थे, जिसमें चंबा ज़िले के भी काफ़ी लोग वहाँ पर फंसे थे। वहाँ से हिमाचलियों को एक ट्रेन लेकर रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन 15 मई को ऊना पहुँचेगी, और ऊना से HRTC की बसों में अलग अलग एरिया के लिए, यानी हिमाचल के जिस जिस ज़िले के लोग उस ट्रेन में आएंगे उनको वहीं से यानी ऊना से HRTC की बसों में बैठाकर यहाँ के लोग हैं यानी जिस जिस ज़िले के लोग हैं वहीं से लोगों को भेजा जाएगा। इस संदर्भ में हमारे साथ एक गोवा के जो हिमाचली है, ये मूल रूप से कांगड़ा ज़िले के जय सिंहपुर के एक व्यक्ति है, उन्होंने हमारे साथ एक वीडियो भी साझा किया है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से कैसी परिस्थिति से गोवा से निकले हैं, और उन्होंने इस वीडियो में राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि वो बड़े दिनों से वहाँ पर फंसे थे। लॉकडाउन की अवधि के दौरान उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हिमाचल सरकार ने उनकी व्यथा को समझा और ट्रेन के माध्यम से उन्हें हिमाचल बुलाया है। तो इसके लिए उन्होंने हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम लोग जो भी गोवा में फंसे हुए थे उन्हें गोवा से निकालने के लिए एक ट्रेन का अरेंजमेंट करवाया। तो अभी हम सभी हिमाचल के जो हैं वो ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो इसके लिए मैं सच्चे दिल से हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसमें गोवा सरकार द्वारा भी हमारा पूरा सहयोग दिया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी तैयारी थी यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर। ये सभी लोग हिमाचल के हैं जो फंसे हुए थे गोवा में। हिमाचल सरकार हमें है गुरु भाई के पूरे। हमारी अगली सुर्खी भरमौर उपमंडल से जुड़ी है। यहाँ के एक बच्चे ने अपने जन्मदिन के लिए इकट्ठी की गई राशि को कोविड-19 राहत कोष के लिए दान कर दिया है। इस राशि को एकत्रित करने में उसकी बहन हिमांशु का भी काफ़ी योगदान रहा। जिस बच्चे का जन्मदिन था उसका नाम सुखवीर है और ये 3री कक्षा का छात्र है। इस बच्चे ने इस राहत राशि को अपनी बहन हिमांशु के साथ ADM भरमौर से मिलकर CM राहत कोष के लिए भिजवाया है। ADM भरमौर PP सिंह ने दोनों बच्चों की इस तरह की सोच के लिए तारीफ करते हुए कहा कि चूँकि वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है और इस दौरान काफ़ी तादाद में लोग राहत कार्य में जुटे हैं, साथ ही राहत राशि भी CM राहत कोष में दान कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों ने जिस तरह से राहत राशि यानी राहत कोष में जमा करवाई है तो ये काबिल तारीफ है। उनकी इस सोच के लिए उन्हें साधुवाद तो बनता है। हमारी अगली सुर्खी स्कूल प्रबंधन अध्यापक
संगठन से जुड़ी है। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यापक संगठन की भरमौर इकाई ने कोविड-19 राहत कोष के लिए अपना योगदान दिया है। अध्यापक संगठन ने जो भरमौर मंडल की इकाई है, स्कूल प्रबंधन समिति के तहत इन अध्यापकों को रखा गया है। चूँकि उन्हें काफ़ी दिनों से सैलरी नहीं मिली है, इसके बावजूद उन्होंने कोविड-19 राहत कोष यानी सीएम राहत कोष के लिए 11,000 की राहत राशि का योगदान दिया है। बहुत पुण्य का काम उन्होंने किया है, क्योंकि उन्हें काफ़ी महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद उन्होंने राज्य सरकार का राहत कोष में 11,000 की राशि दी है, तो उनकी भी तारीफ बनती है। हमारी अगली सुर्खी ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी है। जिला मुख्यालय पर आज लोगों को लगा था कि जिस तरह से कर्फ्यू में ढील दी गई है 9 से 4 बजे तक, उन्हें लगा कि वाहनों की आवाजाही के लिए भी ये ढील रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो भी वाहन लेकर जिला मुख्यालय पर प्रवेश कर रहे थे, उन्हें भरमौर 0 पॉइंट के अलावा बालू चौक पर या उन्हें जो नाके लगाए गए हैं वहीं रोक दिया गया, क्योंकि ये जो व्यवस्था बनाई गई थी जिला प्रशासन ने सिर्फ कर्फ्यू में ढील के लिए दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि वो वाहन लेकर जिला मुख्यालय घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसे लोगों को पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए ढील दी गई है जिन्हें एसेंशियल ड्यूटी के लिए आना है। यदि कोई बिना काम के जिला मुख्यालय पर प्रवेश करता है तो उन्हें वाहनों के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उनके लिए कर्फ्यू पास लेने ही होंगे, अन्यथा उन्हें वाहन के साथ जिला मुख्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। कर्फ्यू में रिलैक्सेशन हुआ। अभी सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मार्केट ओपन है। लेकिन डिसीजन में हमने एक डिसीजन लिया है, लाइक बरमूर चौक से आगे कोई गाड़ी अभी भी नहीं अलाउड है। जैसे कर्फ्यू के दौरान हमने एक सिस्टम बनाया चंबा शहर के लिए, यही सिस्टम कंटिन्यू करेगा। देयर इज़ नो चेंज इन द सिस्टम। जो जिस लोगों को शहर में आना है, सिटी में आना है, उनको गाड़ी लेके आ सकते हैं, लेकिन बरमूर चौक के आगे नहीं अलाउड है। उनको गाड़ी पुलिस ग्राउंड में पार्क कर सकते हैं, वहाँ से पैदल आना पड़ेगी। जो हमने सिस्टम बनाया है इसमें कोई चेंज नहीं है, अभी भी ये सिस्टम कंटिन्यू करेगा। सर, अगर मान लीजिए कोई मरीज़ है, जैसे कोई बुजुर्ग है, अगर वो बाज़ार में आना चाहे तो वो कैसे आएगा सर? ये मैं बोल रहे जो सिस्टम हमने बनाया तो कर्फ्यू के दौरान, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो पहले भी हमने होम डिलीवरी के लिए गाड़ी अलो कर दिया, इमरजेंसी व्हीकल अलाउड है हॉस्पिटल के लिए आने के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए बाइक सिस्टम है, और HRTC के 2 वाहन भी है इनके लिए, तो ये तो अलाउड है यहाँ। जो हमने ये बोल रहे हैं कि जैसे पहले का सिस्टम है ये कंटिन्यू करेगा। जिसको हॉस्पिटल जाना है और सीनियर सिटीजन के लिए सारा सुविधा अवेलेबल है। सर, जैसा कि आज सुबह हुआ कि कई वाहन जो है जिनकी परमिशनें भी नहीं थी और कुछ एक वाहन जो है बाजार में आ गए थे, तो आपने सर उनको जो वाहन आए उनके चालान किए या फिर उनको समझा बुझा के वापस किया? हमने चालान तो नहीं किया, हमने इनको समझाया भाई ये सिचुएशन सिटी के अंदर तो गाड़ी अलाउड नहीं है। जो पुराना सिस्टम सिटी के लिए हमने बनाया ये कंटिन्यू करेगा, और बाहर आप लोग गाड़ी यूज़ कर सकते। हमारी अगली खबर सब्सिडी त्यागने वाली एक महिला से जुड़ी है। सिंगी के मिल्ला गांव की सोनी कुमारी ने अपनी सब्सिडी त्यागते हुए ऐलान किया है कि वो ताउम्र अब सब्सिडी नहीं लेंगी, और जो राशन मिलता था वो डिपो में वो भी अब नहीं लेने वाली है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि गैस की जो सब्सिडी मिलती थी वो भी अब नहीं लेने वाली है। उन्होंने कहा वो मेहनत करती हैं और अन्य लोगों से भी वो अपील करती हैं, यदि वो अपनी अच्छी कमाई रखते हैं तो उन्हें ये सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सरकार के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, अर्थव्यवस्था पर काफ़ी विपरीत असर हुआ है। यदि हम कुछ हल्की मदद करेंगे तो सरकार का जो बोझ है वो घटेगा। इसलिए उन्होंने अपनी सब्सिडी त्याग कर एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। हमारी तरफ से सोनी कुमारी को साधुवाद, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सब्सिडी त्याग की है। हमारी अगली सुर्खी भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी है। वहाँ के विधायक जियालाल कपूर इन दिनों
फ्री में मास्क वितरित कर रहे हैं और महिला मंडलों के साथ मिलकर वो गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से लोगों का बचाव हो सके। इस दौरान वो ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें सैनिटाइज़र भी वितरित कर रहे हैं ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। बेंगलुरु से चंबा पहुंचे अलग अलग एरिया के लोगों को क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है। वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, वहाँ पर क्वारंटीन केंद्रों के अधिकारी खुद जाके देख रहे हैं ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। हमारे जो डाइट सरू के प्रिंसिपल राजेश शर्मा जी ने भी अपने एरिया में यानी महिला में बने क्वारंटीन केंद्र, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन केंद्र वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ पर अलग अलग एरिया के लोगों को वहाँ पर रखा गया है। चूँकि ये बेंगलुरु से पहुँचे हैं, वहाँ पर 25 लोगों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया गया है। इस दौरान किस तरह की व्यवस्था है उन्होंने खुद जांची और उन्होंने कहा कि जो सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है उन क्वारंटीन केंद्रों में वो तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी की गई है और उन्होंने खुद वहाँ पर जाकर व्यवस्था जांची है और तो उस व्यवस्था में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है और तमाम व्यवस्थाएं सरकार के निर्देशानुसार की गई है। और उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, अन्यथा सरकार क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान अब अपने बफर क्वारंटाइन सेंटर नोडल ऑफिसर क्रिया कल रात को माननीय उपमंडलाधिकारी श्री शिवम प्रताप सिंह जी के आदेश पर मुझे महला जाने के लिए आदेश दिया गया। तो रात के करीब 12 बजे जब मैं महला गया तो वहाँ पर 25 जो लोग थे वो अधिकतर जो उनका मैंने एड्रेस देखा है बेंगलुरु से संबंध है जहाँ से वो आए हैं, लेकिन ऊना तक वो ट्रेन में आए हैं और उसके बाद एक HRTC की बस में वो हमारे पास यहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय SDM महोदय के आदेशानुसार मैं जब वहाँ पर गया तो उनकी खाने और ठहरने की व्यवस्था को लेकर के मैंने सारा कुछ वहाँ पर देखा और उन सभी को अच्छा एक भोजन जो वहाँ पर दिया गया और उसके बाद उनके सोने की जो व्यवस्था थी वो भी ठीक थी। मैं सभी चीज़ें सुनिश्चित करके रात को 1 बजे के करीब मैं अपने घर वापस आया। तो मैंने बहुत सारे लोगों से उनसे बात की और उनका मैंने हाल चाल भी पूछा कि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है या रास्ते में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं आई है। तो सभी का जो उत्तर था वो संतोषजनक था और जो व्यवस्था यहाँ पर हमारे KGBB महिला में की गई थी वो भी उनकी सुविधा अनुसार बहुत बढ़िया थी। सर जो महिला में 25 बंदे रखे हैं उनका खाने और रहने का जो सिस्टम है वो आज से कौन देखेगा? अभी तक तो वहाँ पर जो हमने स्टाफ अपना लगाया हुआ है, कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला का स्टाफ लगाया हुआ है, कुछ एक जो हमारे KGBB के कार्यकर्ता हैं वो लोग उसमें लगे हुए हैं, तो वो सारी खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं। सर एक बंदे को कितने रूम में रखा गया? जैसे अभी तो वहाँ पर एक डॉर्मेटरी है रखी हुई हमने, लेकिन उस डॉर्मेटरी में भी हमने जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका हमने ध्यान रखा हुआ है। और सर वो 25 बंदे जो रखे हैं वो कहाँ के हैं? अधिकतर हमारे इधर गांव के हैं, कुछ बकानी के हैं, एक व्यक्ति उसमें कुंड से भी है, चित्राड़ी के साथ जो पंचायत लगती है, कुछ एक बग्गी के हैं और कुछ दाएं बाएं इधर इसे हमारे चंबा के सराउंडिंग एरिया के हैं। उनको सर कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। मैं रात को जब 1 बजे आया था तब तक सब कुछ ठीक था। भाजपा मंडल भटियात का खाली पड़ा अध्यक्ष का पद भर दिया गया है। वहाँ के एक युवा व्यक्ति को भाजपा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। दिव्या चक्षु को भाजपा मंडल भटियात का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी ताजपोशी की घोषणा जिला भाजपा के अध्यक्ष योगराज शर्मा ने की है। साथ ही इसकी जानकारी जिला मीडिया प्रभारी CL ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के निर्देशानुसार जो जिला भाजपा के अध्यक्ष योगराज शर्मा ने भाजपा मंडल भटियात के
अध्यक्ष की ताजपोशी की घोषणा की है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिव्या चक्षु जिन्हें भाजपा मंडल भटियात का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके नेतृत्व में संगठन मजबूती से उभरेगा। हमारी अगली खबर मेडिकल लाइन से जुड़ी है। कुछ अच्छा लोग जो कार्य कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी को जब पता चला कि किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरतमंद है, कोई बीमार है, उसे रक्त की ज़रूरत है, यदि उन्हें रक्त नहीं मिला तो उसको दिक्कत हो सकती है, उनको सूचना मिलते ही वो तुरंत ब्लड बैंक पहुँचे और उन्होंने अपना रक्त दिया ताकि उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की जा सके। हम यहाँ जिक्र जिला स्वास्थ्य अधिकारी गुरमीत कटोच का कर रहे हैं, चूँकि मेडिकल लाइन से जुड़े लोग कोरोना वॉरियर के तौर पर कार्य कर रहे हैं और फ्रंट फुट पर खेल कर ये कार्य कर रहे हैं। और जब ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत रहती है, जिनको रक्त की कमी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी वो आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उनका पुण्य का काम है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जब उनको ये सूचना मिली कि किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है तो वो तुरंत ब्लड बैंक पहुँचे और उन्होंने ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे वाकई ही रक्त की ज़रूरत थी। हमारी अगली सुर्खी कोरोना से संबंधित सैंपल से जुड़ी है। चंबा जिले से 12 तारीख को भेजे गए 66 लोगों की रिपोर्ट आ गई है, यानी 66 लोगों की रिपोर्ट आ गई है। राहत भरी खबर है, सभी सैंपल नेगेटिव रहे हैं, तो चंबा जिले के लोगों के लिए यह राहत भरी बड़ी खबर है। इसी के साथ हम आपको बता दें 13 मई को भी कुछ सैंपल यहाँ से जांच को भेजे गए थे। 111 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी है। उस रिपोर्ट के संदर्भ में जब हमको अपडेट मिलेगा तो उस संदर्भ में भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन ये जो 12 तारीख के जो अपडेट थी, यानी कि 12 तारीख को जो सैंपल भेजे गए थे उसकी रिपोर्ट आज 14 मई को आई है। तो तमाम सैंपल जो नेगेटिव रहे हैं, तो ये राहत भरी खबर है चंबा जिले की जनता के लिए। तो ये थी चंबा जिले की अलग अलग एरिया की आज की सुर्खियाँ। हम कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।